अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। तो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ और वो आपके हैंडआउट्स पे वो वीडियो मैंने बनाई है। हैंडआउट्स में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी MCQs के हवाले से, ठीक है, वो तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है अगर आपने अभी तक नहीं देखी, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपने पेपर देने जाना है, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज की जो वीडियो है वो भी हमारी ENG 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से है, लेकिन ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको कुछ 40+ MCQs हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और MCQs जो है वो देखते हैं कि क्या MCQs हमारे पास आज की इस वीडियो में हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है द कॉमन पॉइंट बिटवीन अ पैराग्राफ एंड सेंटेंस इज डैट बोथ डिपिक्ट। ठीक है कि हमारे पास जो एक पैराग्राफ और सेंटेंस होता है उसमें जो कॉमन पॉइंट, कॉमन चीज़ होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो पैराग्राफ और सेंटेंस दोनों के दरमियान जो एक कॉमन चीज़ होती है वो हमारे पास होती है वन आइडिया, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास पैराग्राफ है और पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस हैं, तो उस पूरे पैराग्राफ में, उस सेंटेंसेस में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो हमारे पास होता है एक आइडिया। यानी कि तमाम सेंटेंसेस, तमाम पैराग्राफ के तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो एक आइडिया से रिलेट कर रहे होते हैं, एक मेन थॉट से। तो इट्स मीन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका होगा वो वन आइडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कुड यू डैश मी सम मनी अनटिल नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो क्या आप हमें नेक्स्ट मंडे के लिए कुछ मनी जो है वो दे सकते हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमने बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ENG 101 के जो MCQs हैं वो कुछ तो आपकी डेफिनेशन बेस होंगे जो आपको हैंडआउट से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, और वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। और कुछ MCQs जो हैं वो ग्रामर बेस होते हैं। तो ग्रामर बेस MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको टेंसेस भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो पेपर में जाने से पहले आपने एक दफ़ा टेंसेस जो हैं वो भी एक दफ़ा देख के जाने हैं कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म जो है वो आप लगाएंगे, ताकि जो ग्रामेटिकल आपके पास आएंगे MCQs आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। उसके अलावा कुछ आपके पास सिनोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स को आपने किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। वो वीडियो आप देखें कि किस तरह से आपने सिनोनिम का आंसर जो है वो अपने वर्ड MS वर्ड से फाइंड करना है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास क्या है, टू बी अ गुड राइटर यू मस्ट लर्न टू यूज़ डैश एंड डैश। ठीक है कि गुड राइटर जो है वो बनने के लिए आपको क्या चीज़ जो है वो मस्ट लर्न करनी है, डैश एंड डैश। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास दो वर्ड्स जो है वो मिसिंग है, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। डैट आर सुटेबल टू द सब्जेक्ट, टू द ओकेजन एंड आल्सो फॉर द ऑडियंस यू आर राइटिंग फॉर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होंगे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। ठीक है कि अच्छा राइटर जो है वो बनने के लिए आपको वर्ड्स और एक्सप्रेशंस किस तरह से आपने उनको सूटेबल, जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है वो आपने किस तरह से यूज़ करने हैं, कौन से सूटेबल होंगे, ये लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है। तो इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इस MCQs का करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है एवरी ट्रेड एंड प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन टेक्निकल लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है कि हर ट्रेड और प्रोफेशन जो है, प्रोफेशनल जो है, ठीक है, उसकी अपनी एक, हर प्रोफेशन की एक अपनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जॉर्गन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है वो इस MCQs का करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। इसके अलावा ENG 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आप क्विज़ेस की वीडियो जो है, ठीक है, मिड टर्म के बाद जो आपके पास क्विज़ेस थे, क्विज़ 3, 4 एंड 5, ठीक है, जितने भी क्विज़ थे उनकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, वो भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट वन MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांजिशन मार्कर। ठीक है, तो हमने बताना है कि यहाँ पे जो MCQs हैं इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मार्कर नहीं है। तो आपके पास हैंडवर्ड्स में तमाम ट्रांजिशन मार्कर जो हैं वो बताए गए हैं। तो आपने ट्रांजिशन मार्कर जो हैं उनको देख लें एक दफ़ा, क्या कौन कौन सा है, ठीक है। फिर आपको उनमें से MCQs पूछे जाएंगे कि कौन सा ट्रांजिशन मार्कर नहीं है या कौन सा ट्रांजिशन मार्कर है, तो फिर आप उनको सेलेक्ट कर सकेंगे करेक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिशन मार्कर नहीं है वो अंडर नहीं है, ठीक है। देयरफॉर, मोरएवर एंड सिमिलरली, ये तीनों हमारे पास ट्रांजिशन मार्कर हैं। ट्रांजिशन मार्कर वो होते हैं जो सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट है, फिर नेक्स्ट है, तो दोनों के दरमियान जो वर्ड हम जैसे देयरफॉर यूज़ करते हैं,
दो सेंटेंसेस के दरमियान, तो वो दो सेंटेंसेस को जोड़ा होता है, तो वो हमारे पास ट्रांजिशन मार्कर होता है। मोर एवर भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं और सिमिलरली भी। तो इट्स मीन जो हमारे पास ट्रांजिशन मार्कर नहीं है वो हमारे पास है अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, द चिल्ड्रन हैड टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, दिस इज डैश। ठीक है, तो हमने बताना है कि ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पोसेसिव, पर्सनल या फिर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन है, चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमने बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट फिट हो रहा है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, द इंजर्ड बॉय मस्ट रिसीव मेडिकल अटेंशन एट वंस डैश ही विल डाई। तो यहाँ पे आप किस तरह से सूटेबल वर्ड जो है उसको फाइंड कर सकते हैं कि जितने भी आपको एमसीक्यूज गिवन हैं उन सबको आप यहाँ पे पुट करके तो देखें क्या वो सूटेबल है यहाँ पे। ठीक है, पहले आप इफ़ लगाएं यहाँ पे, एट वंस इफ़ ही विल डाई। ठीक है, तो फिर आप चेक करें कि उसकी ट्रांसलेशन करें, उसको चेक करें कि क्या ये यहाँ पे फिट हो रहा है। उसके बाद नॉट और बट। ठीक है, तमाम वर्ड जब आप लगाएंगे यहाँ पे और इमेजिनेशन में, ठीक है, रियली में नहीं लगाने, ठीक है, इमेजिनेशन में लगाना है और फिर लगा के आप ट्रांसलेशन करके चेक करें क्या ये सूट कर रहा है, और फिर इस तरह से आपको करेक्ट जो वो वर्ड है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस एमसीक्यूज के लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है और। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द क्लिचेस इन ब्रैकेट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्लिच है, ठीक है, ब्रैकेट में, तो हमने उसके लिए करेक्ट मीनिंग जो है वो बताना है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, द न्यू टीचर वाज अनपॉपुलर बिकॉज शी वाज एज कोल्ड एज आइस। ठीक है, कि न्यू टीचर जो है वो अनपॉपुलर है, वो इतनी मशहूर नहीं है क्योंकि वो जो है वो एज कोल्ड एज आई सेट, ठीक है, क्योंकि बहुत ठंडी है। ठीक है, तो इसका जो है हमने ये क्लिच यूज़ किया गया यहाँ पे, तो इस क्लिच का जो हमारे पास करेक्ट मीनिंग है वो हमने बताना है। ठीक है, तो एज कोल्ड एज आइस इट्स मीन कि अनफ्रेंडली। ठीक है, अनफ्रेंडली यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल इज़ वन ऑफ द गोल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग का जो एक गोल है वो है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कि उसमें अरेंजमेंट जो है वो एक ऑर्डर से हो। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या फिर फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपको हैंडआउट से मिल जाएगी। अगर आपने मेरी वो हैंडआउट वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने हैंडआउट से प्रिपरेशन करवाई है आपको ENG 101 की फाइनल टर्म के एमसीक्यूज की, तो फिर इसका आंसर जो है वो मुझसे बेस्ट आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो आपने इस वीडियो के बाद आपने वो वीडियो देखनी है, तो फिर आपकी पेपर की जो है वो 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, बिजी एज अ बी इज अ। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि ये जो हमें गिवन है वर्ड्स बिजी एज अ बी, ये क्या है, ये स्लैंग है, प्रोवर्ब है, क्लिच है या फिर मेटाफोर है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटाफोर है। और मेटाफोर की डेफिनेशन जो है वो आपके हैंडआउट्स में गिवन है, आप वहाँ से इसको एक दफ़ा देखें, फिर आपका मेटाफोर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से कोई और भी वर्ड आपको यहाँ पे गिवन हो और आपसे पूछा जाए तो फिर आप बता सकेंगे कि ये मेटाफोर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब गिवन। ठीक है, कि हमने क्या करना है, हमारे पास एक सेंटेंस है, यहाँ पे हमने एक अप्रोप्रिएट वर्ब जो है वो फिल करना है। तो हमारे पास क्या है कि एयरपोर्ट एक्सरे डिवाइसेस डैश डिज़ाइन मोर केयरफुली इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल्स दैट आर नाउ प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस कौन सा बनेगा, मस्ट हैव बीन, बीइंग, मस्ट हैव बीन या फिर मस्ट बी। तो यहाँ पे हमारे पास मस्ट बी जो है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो एमसीक्यूज के आंसर मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग तो करेक्ट हैं। ठीक है, मैंने इनको वेरीफाई किया है, लेकिन अगर आपको किसी ऑप्शन पे डाउट हो तो आप उसको खुद भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज क्या है, द एब्रीवेशन EG मीन्स। ठीक है, तो अब ये जो एब्रीवेशन है E.G. ये आपके हैंडवर्ड्स में भी गिवन है और आपके हैंडवर्ड्स में इसको बताया गया है कि ये जो एब्रीवेशन है E.G. इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मीन है फॉर एग्जाम्पल। आप देखेंगे कि आपके हैंडवर्ड्स में कुछ चीज़ें होंगी, जैसे आपके पास कोई चीज़ें हैं उसमें आपके पास फ्रूट्स के नेम हैं। ठीक है, तो अगर आपने बताना है फ्रूट्स के नेम आपसे पूछे गए हैं तो आप बताएंगे, आप 3-4 के नेम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सारे फ्रूट्स के नेम जो है वो नहीं लिखते, तो उसको आप या फिर आप ETC लिख देते हैं लास्ट पे।
सारे नेम लिखने के बजाय, और आप लास्ट में लिखेंगे ETC या फिर आप लिखेंगे EG, ठीक है। तो EG ETC मतलब कि सारे हो गए, मतलब जो रह गए हैं जो हमने मेंशन नहीं किए वो सारे। और EG जो है इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब सम टाइम हम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं और सम टाइम हम EG लिख देते हैं, तो उसका मीन्स भी यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे विच इज़, डैट इज़, सो, ये जो है ये अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं है। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है द सबऑर्डिनेटर्स, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटर्स जो हैं ये भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है, आपके हैंडआउट से ही ये MCQs है। तो सबऑर्डिनेटर्स को भी आपने एक दफ़ा हैंडआउट से रीड कर लेना है। वहाँ पे ये सबऑर्डिनेटर्स सारे दिए गए हैं, कॉज एंड इफेक्ट के, लिस्टिंग ऑर्डर के, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, ठीक है, वो सारे सबऑर्डिनेटर वहाँ पे गिवन हैं। तो जब आप हैंडआउट से एक दफ़ा इन सबको, इन सब के सबऑर्डिनेटर्स जो हैं वो देख लेंगे, तो फिर आपको कोई भी यहाँ पे वाइल, वेयर, एज के अलावा भी कोई शो होगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे फिलहाल जो हमें गिवन है सबऑर्डिनेटर वो वाइल और वेयर एज हैं, जो हम शो करते हैं किसको, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को। तो यहाँ पे हमारा जो वाइल एंड वेयर एज कोऑर्डिनेटर हैं वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं, लेकिन वाइल और वेयर एज के अलावा भी कोई और वर्ड भी आपको दिए जा सकते हैं, और वो वर्ड जो हैं वो आपके हैंडआउट्स में गिवन हैं, और वो उनका ऑप्शन जो है यहाँ से इनमें से भी कोई एक हो सकता है। जैसे यहाँ पे होता है फर्स्टली, सेकेंडली, ठीक है। तो फर्स्टली, सेकेंडली ये कौन किसको शो कर रहे हैं, ये लिस्टिंग ऑर्डर को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने हैंडआउट से देखें, उसमें ये तमाम चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करवाई हैं और प्रिपेयर करवाई हैं। नेक्स्ट वन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पेपर की जो तैयारी है का बेस्ट तरीका है ना वो आपके हैंडआउट्स ही हैं। इस तरह से MCQs, यहाँ पे कुछ MCQs मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, तो लेकिन आपके हैंडआउट से बहुत ज़्यादा MCQs बन रहे होते हैं। तो अगर आप हैंडआउट से प्रिपेयर करती हैं, वो वीडियो जिसमें मैंने आपको हैंडआउट से प्रिपरेशन करवाई है, अगर आप वो वीडियो देखती हैं तो हैंडआउट से आपकी हर चीज़ जो है MCQs जितने भी बन रहे हैं वो तमाम आप प्रिपेयर कर लेंगे, और फिर आपको कोई भी MCQ पूछा जाए आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। एन ऐसे इज डैश एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन अ पैराग्राफ, तो ये भी आपके हैंड नोट्स में गिवन है कि ऐसे जो है वो डैश है पैराग्राफ की निस्बत और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो लंबा होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है पैराग्राफ की निस्बत। पैराग्राफ जो है वो छोटा होता है और कम कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्गर जो है ये इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि इफ़ वी टेक अवे आइदर द इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन एन ऐसे द होल डैश विल फॉल, ठीक है। तो आपके हैंडवर्ड्स में गिवन है कि अगर हम ऐसे का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो हम लेते हैं तो होल डैट विल फॉल, तो होल स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इंट्रोडक्शन इंक्लूजन ऐसे की इंट्रोडक्शन और इंक्लूजन से हम एक चीज़ आइदर और आर जो है ये शो कर रहे हैं कि एक चीज़, तो आइदर और आर के MCQs भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ENG 101 के पेपर में, ठीक है, कि दो चीज़ें यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक मिसिंग होंगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। नीचे आपको MCQs दिए होंगे और नॉर, ठीक है, आइदर और आइदर नॉर। तो आपने याद रखते हैं जहाँ पे आपके पास आइदर होगा वहाँ पे दूसरी फिल इन द ब्लैंक में आपके पास और आएगा, और जहाँ पे नाइदर होगा वहाँ पे दूसरी फिल इन द ब्लैंक में नॉर आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन MCQs है एन ऐसे हैज़ 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड डैश, ठीक है। तो जो ऐसे हैं हमारे पास उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होता है और उसकी लास्ट में कंक्लूजन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि द डैश कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेजेस विद प्रॉपर बिगनिंग एंड एंड। तो कौन सी चीज़ जो है वो कंसिस्ट करती है जिसमें हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं, बिगनिंग की और एंड की भी। तो वो हमारे पास लीनियर प्रोसेस होता है जिसमें एक सीरीज, हर स्टेज की एक सीरीज़ होती है, यानी कि एक स्टेज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो एक लीनियर प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन MCQs है एन ऐसे आउटलाइन प्रेजेंट्स द आइडिया इन आ डैश मैनर, ठीक है, कि जो ऐसे की आउटलाइंस हैं वो आइडिया को प्रेजेंट करती हैं कौन से मैनर में।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मैनर्स जो हैं वो बताए गए हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सिंप्लीफाइड है, यानी कि हम कोई ऐसे राइट कर रहे हैं और उस ऐसे को राइट करते हुए अगर हम ऊपर जो है हेडिंग दे देते हैं, आउटलाइन बता देते हैं, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसके नीचे जो पैराग्राफ है हेडिंग के नीचे उसमें क्या चीज़ जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इस चीज़ से हेडिंग से आउटलाइन से क्या होता है कि ऐसे जो है वो एक सिंप्लीफाइड उसका मैनर हो जाता है, इजीली समझ आ जाती है हेडिंग को देख के पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। तो इट्स मीन कि ये एक सिंप्लीफाइड मैनर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि सबऑर्डिनेटर वाइल एंड वेयर एज आर यूज टू शो, ठीक है। तो पहले आपको मैंने बताया था शायद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, तो फिर मैंने अगेन चेक किया है। तो ये जो है ये वाइल एंड वेयर एज कॉज एंड इफेक्ट में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मजीद इसको आप अपने हैंडवर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि साइक्लिक प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वेरी मच द सेम वे एज आर डैश, ठीक है। तो जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है वो सेम तरीके से होता है, जिस तरह से उसको सेम तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है जिस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं किसको, लीनियर प्रोसेस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लीनियर प्रोसेस की तरह होता है साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ड की हमने करेक्ट फॉर्म जो है वो बतानी है। डैश ही सर्वाइव्ड द क्रैश विदाउट इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा मिरेकल्सली, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास करेक्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट वन है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। तो अगेन हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बतानी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि आपने टेंसेस जो हैं उनको प्रिपेयर करके जाना है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे वास है तो वास के साथ आपने कौन सी फॉर्म जो है वर्ब की वो लगानी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। तो उसके लिए आपने टेंसेस प्रिपेयर करने हैं। उससे टेंसेस प्रिपेयर करेंगे तो बहुत से एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अचीवमेंट। विनिंग द रेस वॉज एन अचीवमेंट। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स दैट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, हमने बताना है कि कौन सा यहाँ से ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये आपके हैंडआउट्स में गिवन है, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स। नेक्स्ट वन है कि डिसाइड इन विच वॉइस गिवन सेंटेंस इज रिटन। हमने बताना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस रिटन है ये कौन सी वॉइस में है, एक्टिव में है या फिर पैसिव में। तो यहाँ पे आप देखिए दीज कार्ड्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर है यानी कि ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस। अगर यहाँ पे वाज वर्ड होता फिर हमारे पास पैसिव वॉइस होती। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट वन है द वर्ड्स फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आल्सो, एनदर एंड फाइनली और नॉन एज, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आल्सो, एनदर एंड फाइनली, ये क्या है, ये ट्रांजिशन सिग्नल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमने यहाँ से चूज करना है, वो हमारे पास होगा चेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है व्हाट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फॉलोइंग सेंटेंस के लिए कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू है, शी हैड मैरिड, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस फ्रैगमेंट है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये हमारे पास सेंटेंस फ्रैगमेंट होगा। नेक्स्ट वन है टीचर और समथिंग डैश ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट वन है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, राइटिंग इज सच अ डैश that it cannot easily be broken down into a series of skills and sub skills for teaching। तो ये भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है कि राइटिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है वो यूजुअली हैव डैश डिनर एट 8, ठीक है। वो यूजुअली हैव अ डिनर, तो यहाँ पे आएगा आ, इनके ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन है कि टेस्ट शो दैट वुमेन जनरली कैन रिकॉल लिस्ट ऑफ वर्ड्स और पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट बेटर देन मैन, ठीक है। तो द सेंटेंस शोज डैश मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्यों है, क्योंकि वुमेन्स को मैन से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा।
नेक्स्ट वन है मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्ट। यहाँ हमने बताना है कि ये जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सेंटेंस क्या है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज अ टाइम बेस्ड फिनोमिना, तो ये हमारे पास ट्रू है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो एक टाइम बेस्ड फिनोमिना ही है। नेक्स्ट वन है चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट डिफाइंस एन ऐसे। ठीक है, वो ऑप्शन हमने चूज करना है जो ऐसे को बेस्ट डिफाइन कर रहा है। तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये ऐसे को डिफाइन कर रहे हैं, इट्स मीन ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टेक्स्ट डज नॉट हैव अ क्लियर बिगनिंग और एंड। ठीक है, तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने का एक क्लियर बिगनिंग या एंड नहीं होता। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में। नेक्स्ट वन है डैश यूज एन आउटलाइन टू हेल्प मेक दियर राइटिंग क्लियर। तो ऑल राइटर्स जो हैं वो आउटलाइन को यूज़ करते हैं ताकि उनकी राइटिंग जो है वो क्लियर हो, इजीली समझ आ सके। नेक्स्ट वन है कि स्टूडेंट्स ऑफर कंप्लेन दैट दे हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग स्टार्टेड, अ लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंड इन थिंकिंग द डैश ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वन है माई बेस्ट फ्रेंड जॉन इज नेम डैश हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी अबाउट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ENG 1-1 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो मैंने हैंड आउट से करवाई है वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप इजीली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अच्छा CGPA जो है वो गेन कर सकते हैं।